अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका अपना उसमानी जिंदगी प्रोग्राम आज की शख्सियत के साथ। नाज़रीन, हमारी कोशिश होती है कि प्रोग्राम में उस पर्सनालिटी शख्सियत से मिलाया जाए जिसका अपना ज़ाती बैकग्राउंड भी हो और सोशल एक्टिविटी भी हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज जिस पर्सनालिटी से आपको बात करवा रहे हैं, एक एवरग्रीन पर्सनालिटी, एक बेहतरीन शख्सियत के मालिक जिसकी खिदमत के बहुत सारे पहलू है। वो एक अच्छे सियासतदान भी है, अपने इलाके के बड़े भी हैं और एक बेहतरीन खिदमतगार इंसानों में उसका शुमार भी होता है। द वन एंड ओनली माही खान वसान साहब आज हमारे प्रोग्राम में मेहमान हैं। हम चलते हैं अपने मेहमान की तरफ। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, थैंक यू, आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया। अच्छा सर, हम अपने प्रोग्राम को स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि जो भी शख्स हो उसका अपना एक ख़ानदानी बैकग्राउंड होता है, एक ख़ानदानी प्रोफाइल होता है। तो हमारे नाजरीन, आपके चाहने वाले, आपको देखने वाले यही सुनना चाहते हैं कि आपका जो फैमिली बैकग्राउंड है शुरुआत से लेकर अब तक, वो थोड़ा हमारे नाजरीन को बताएं। साईं, मैं आपको ये बताऊं कि आपकी पहले मेहरबानी जो आप मेरे पास तशरीफ लाए, और कोई मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ, एक अदना सा अल्लाह का बंदा हूँ। जी जी। और आपकी मेहरबानी है जो आपने मुझे इतनी इज्जत दी है। बहरहाल आप दुआ करें मेरे लिए। अर्ज़ ये है कि जो आपने सवाल किया, बैकग्राउंड यह है कि मेरे वालिद साहब और मेरे चाचा मारूम होते थे जो हमने देखे। जी जी। उन्होंने अपनी मेहनत की, वो बड़े आदमी इतने नहीं थे। सही। जो मुझे वालदा मुझे बताती थी, फरमाती थी मुझे कि बाबा आपके वालिद साहब बहुत सादा आदमी, एक इंसान था और अपने बच्चों के लिए बड़ी उसने मेहनत की, कमाया, थोड़ी थोड़ी करके ज़मीन ली। सही। फिर जो मेरा चाचा मरहूम था वो थोड़ा उस पैसों से, ज़मीन से जो आते थे वो कारोबार करता था। सही। और मेरा वालिद साहब ज़मीनें संभालता था। जो भी अल्लाह ने दी थी थोड़ी बहुत जो ली हमने, उससे फिर आगे वो बढ़ते गए। उन्होंने कारोबार करके आस्ता आस्ता करके आगे बढ़ाया और बढ़ते गए अल्लाह के फजल से। और हमारे मुर्शिद करीम की दुआ, अल्लाह की मेहरबानी पहले, उसके बाद मुर्शिद करीम की दुआ से हमें अल्लाह ने बड़ा नवाजा। हम चलते गए और हमारा फ़कीराना घर था, कोई हम इतने तमंगर नहीं थे। जी जी। मतलब हम शहर में रहते थे, हमारा घर शहर में होता था, छोटा सा घर होता था हमारा, जो अल्लाह ने इज़्ज़त दी थी। उस वक्त भी इस शहर शदादपुर में लोग हमारे वालिदैन की बड़ी इज़्ज़त करते थे। सही। जो हमारे वालिदैन जो कहते थे पूरा शहर उस पर आमीन कहता था। और जो शहर वाले जो कहते थे या जो उनको काम उनका हो जो पड़ जाता था तो हमारे वालिद साहब और चाचा मरूम के पास आते थे। अच्छा सर, मैं आपकी बात थोड़ी काटता हूँ क्योंकि आपके बड़ों का एक बड़ा सा मकाम था, बड़ा सा नाम था और पाकिस्तान की जो भी पर्सनालिटीज़ होती थी बड़ी, तो उनका बहुत अच्छा रिलेशनशिप था आपके बड़ों से। तो वो थोड़ा हमें बताएंगे कि उस टाइम की कौन कौन सी पर्सनालिटी थी जो आपके बड़ों से रिलेटिव थे? सर, मैं तो एक छोटा था उस वक्त, मेरे वालिद साहब की डेथ हुई थी 65 में। जी जी। और मेरा चाचा मरहूम की भी हुई थी कुछ 79 में। मेरी इतनी उम्र नहीं थी। सही। बड़े उठते बैठते थे। अल्लाह के फजल से मेरे चाचा मरहूम हाजी मोहम्मद मूसा वो थोड़ा उठते बैठते थे लोगों के साथ। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि वो पीर साहब पगारो शाह मर्दान शाह के नज़दीक होते थे। बिल्कुल। उनके ख़ास लोगों में से होते थे। सही। एडवाइज़र भी उनके जो भी हो, जो देना, ये करना, बातें डिस्कस, ये वो, मतलब शुरू से लेकर। तो पीर साहब भी थोड़ा गाइड करता था। सही। चाचा मरहूम को। फिर चाचा भी थोड़ा थोड़ा निकले आगे फील्ड में हम आए। बिल्कुल। मेरे भाई मीर मोहम्मद हसन साहब जब यहाँ शहर शदादपुर के चेयरमैन बने, हाँ हाँ, उसके बाद थोड़ा फिर हमने उठना शुरू किया सियासत में, ये वो। सही। फिर पीर अल्लाह की मेहरबानी, पीर साहब की मेहरबानी से वो MPA बने। फिर भुट्टे के दौर में, हाँ, भुट्टा के दौर में बड़े क्राइसिस हुए हमारे ऊपर। सही। हमारे मतलब जितनी भी प्रॉपर्टी थी वो लूट के ले गए। अच्छा। मेरी फैक्ट्री में 1.5 लाख मन फूटी पड़ी थी। हाँ हाँ। वो ले गए उठा के। हम रूपोश हो गए थे। अच्छा। मैं छोटा सा था, मेरी उम्र कोई थी 7-8 साल मेरी उम्र थी। सही। मैं हैदराबाद में, मैं भाई ने हमें वहाँ छोड़ा, मीर मोहम्मद साहब ने। हम 4-5 भाई आपस में थे, उधर पढ़ते थे। वहाँ भी पुलिस हमें गिरफ़्तार करने आई। सही। उनका ये था कि भाई आप सरेंडर करें, सरेंडर कर दें। हाँ। मुमताज़ भुट्टो साहब चीफ मिनिस्टर होता था जामसाद के लिए। हाँ, बिल्कुल। वो उधर था लोकल बॉडीज़ के। तो भाई ने कहा कि भाई मैं सियासतदान नहीं हूँ, मैं एक अदना पीर साहब का मुरीद हूँ, मैं को लीडर तो नहीं हूँ कि मैं सरेंडर करूँ। सही। मैं एक मुरीद आदमी हूँ। हाँ, बिल्कुल। मैं को सियासतदान तो नहीं हूँ कि मैं आऊँ और सियासत करूँ, वो तो नहीं है। पीर साहब की मेहरबानी है
जो हमारे ऊपर इतनी शफकत करते हैं। बहरहाल भाई ने सरेंडर नहीं किया, जेल उसको 3-4 मरतबा भेजा, बड़ी तकलीफ़ें उनको दी। अच्छा। फिर देखा कि मीर मोहम्मद हसन सरेंडर नहीं कर रहे हैं तो फिर ये कहा कि भाई उनके बच्चे निकालो बाहर, अच्छा। अरेस्ट करो। अल्लाह ने हमें इतनी इज़्ज़त दी यहाँ शादापुर में, हमारे बच्चे नंगे सर यहाँ निकाले। पुलिस ने पूरा शहर खड़ा हो गया था। हम तो मर्द हजरात सब भागे हुए थे, रूपोश थे हम, सही। सिर्फ औरतें हमारे यहाँ घर में बिल्कुल थी। सही। उनको ले गए जेल में, सांगड़ जेल में। अच्छा। पीर साहब को पता पड़ा, फिर पीर साहब ने कोशिश की। उस वक्त मुझे याद है कि रहीम बख्श पसान मंजूर हसन के बड़े भाई थे और उन्होंने जाके मखदूम तालिब मौला को कहा कि चलें भुट्टो साहब से बात करें, बच्चे निकाले हैं, कल हम भी आएंगे तो पीर साहब पागौड़ की जमात कितनी सख्त है, सही। कल हमारे साथ भी ऐसा होगा सही। तो वो अच्छी बात नहीं है, ऐसा नहीं करें। बहरहाल उससे भी मीर मोहम्मद साहब ने सरेंडर नहीं किया। फिर मीर मोहम्मद साहब को गोली का आर्डर हुआ कि जहाँ देखो मार दो उसको। अच्छा। फिर हम कराची में रूपोश होते थे, कहीं नहीं निकलते थे, सही। एक घर में बंद होते थे। 72 से लेके 77 तक हम उधर थे। हमारी कोई जायदाद ज़मीनें कुछ भी नहीं, सब उनके पास थी। हम ऐसे ही अच्छा। दोस्तों से लेते थे पैसे और खाते थे। सही। पीर साहब ने फरमाया कि आप सरेंडर करो। मीर मोहम्मद साहब को कहा, उसने कहा कि नहीं किबला, गोली का आर्डर तो है, हाँ। मैं ड्राइविंग करके बच्चों का पेट पालूंगा और मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। वाह। फिर अल्लाह के फजल से मैं आपको छोटी सी बात बता रहा हूँ, आप ये समझेंगे अपने पीर की बड़ी बात कर रही है। सही। मेरी वालदा गई पीर साहब के पास, वहाँ किंगरी हाउस में रूपोश थे हम। तो मेरी वालदा को पीर साहब कहते थे, अम्मा करके बुलाता, बात करता था, अम्मा मीर मोहम्मद का क्या हाल है? बोला किबला दुआ करो, बड़ी सख्ती है, कैसे ज़िंदगी गुजार रहा है? बोला दोस्तों से पैसे लेता है, किसी 5,000, किसी 10,000, किसी से 2,000 करके वो हमारे देते हैं, हम खाते पीते हैं, चल रहे हैं। किबला दुआ करें आप। पीर साहब नाश्ता कर रहे थे, पीर साहब ने रास्ता रोक के ऐसे बोला कि बाबा आप फिक्र नहीं करें, अर्श इलाही में रिज़्क़ के दरवाजे जितने भी हैं मैंने मीर मोहम्मद हसन के घर के लिए खोल दिए हैं। सुभान अल्लाह। और मैं कसम खा के बात करता हूँ साईं, हम आए नहीं चोर थे, नहीं पथारीदार थे, नहीं किसी से हमने ज़मीनें जब्त की, नहीं किसी की ज़मीन पे हमने डाका मारा। पूरे डिस्ट्रिक्ट से आप पूछें। सही। हमें अल्लाह की मेहरबानी, उसके हबीब की और पीर साहब की दुआ से हमें हर चीज़ मिली। हम इधर आए और जो हमारी जो भी फसलें होती थी उससे डबल होना शुरू हो गई। सही। अल्लाह के फजल से हम सेट हुए। उसके बाद फिर हमारा घर जो भी ऊपर आया तो उस भाई की मेहनत से, कोशिश से और पीर साहब की मेहरबानी से, अल्लाह करीम की मेहरबानी और पीर साहब की वो शफ़क़त हमारे ऊपर, हम इस मंजिल पे आके पहुँचे हैं। और वैसे तो हम कुछ भी नहीं है। एक पीर साहब के इतना मुरीद हैं, तो कोई खान साहब हैं, कोई नहीं, चंगे मुर्स हैं। दूसरी बात ये कि हर बच्चा अपना ख्वाब सजा कर ज़िंदगी पे काम करता है, तो आपने जो अपनी लाइफ का ख्वाब बनाया था, क्या आपकी लाइफ उसी पे गुजर रही है? और सियासत में आना कि आपका ख्वाब था या अपनी ख़ानदान की रवायत को बरकरार रखते हुए आपने सियासत में कदम रखा? ये हुआ कि मेरे भाई की डेथ के बाद इलेक्शन हुई। जी जी। तो पीर साहब शाह मर्दान शाह ने फरमाया कि भाई शहजादपुर की सीट माई खान को दें। और पीर साहब ने हुक्म कर दिया था कि भाई फैमिली और जमायत के जो मसले हैं, उठना बैठना, गमी शादी, वो मीर मोहम्मद साहब का बेटा करेगा और सियासत माई खान करेंगे। सही। फिर मुझे पीर साहब ने टिकट दी, मैंने MPA मैंने हासिल की, मैं 5 साल MPA रहा अल्लाह की मेहरबानी से, पीर सिंह की दुआ से। और 2 मरतबा मैं MPA पे खड़ा था, MNA पे मैं खड़ा हुआ था। रिजल्ट का आपको पता है, जो ये 15 साल में जो रिजल्ट है जो आई है, अच्छा सर, कि हमें पता भी नहीं है कि वोट मिले कितने, हमें मिले कितने। अच्छा सर, शार्ट ब्रेक का इशारा मिल रहा है। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, हम अपने सिलसिले को वहीं से स्टार्ट करते हैं जहाँ से छोड़ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका अपना उससे मामले ज़िंदगी प्रोग्राम आज की शख्सियत के साथ।
क्योंकि फ्लड में इतना तो नुकसान हो चुका था, इतना नुकसान हो चुका था कि जिसका हम तादाद नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप ये आम व्यूज़ लें, मैं तो अपनी तारीफ़ खुद करूँगा। वेलकम बैक नाज़रीन, हम अपने सिलसिले को वहीं से स्टार्ट करते हैं जहाँ से छोड़ा था। आज हमारे प्रोग्राम में एक प्यारी शख्सियत के मालिक, ब्रिलियंट पर्सनालिटी माही खान वसार साहब आज हमारे प्रोग्राम में मान हैं। चलते हैं, हम अपने सिलसिले को वहीं से कंटिन्यू करते हैं। अच्छा सर, सियासत का तजर्बा कैसा रहा और आप सियासत में ख़ुद को कंफर्टेबल समझते हैं या अपनी ज़मींदारी में? मैं आपको अर्ज़ रखूं कि मेरे भाई जो थे वो 3-4 इलेक्शनें लड़ी थी मीर वसान साहब ने। आखिर में वो बोला यार मेरे बस की बात नहीं है सियासत करना ये, क्योंकि सही और स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ आदमी की इज़्ज़त नहीं है, सही 2 नंबर की इज़्ज़त है और मेरे से होती नहीं है और मैं नहीं चल सकता। मैं उसके साथ होता था, मैं सीखता था भाई से, मुझे समझाता था, फिर मुझे वो आदतें अल्लाह ने मेरे में डाल दी। अभी मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता हूँ। पीर साहब ने मुझे मेहरबानी करके टिकट दी, सब सीटें पीर साहब की हैं, जिनको पीर साहब हुक्म फरमाएगा वो इलेक्शन में खड़े होते हैं। हमारी कोई विरासत नहीं है कि हम बोलेंगे मैं हमारे वालिद साहब की भाई की विरासत है, हमारे कोई विरासत है नहीं। हमें सियासत से बढ़ के हमें अपनी दरगाह शरीफ को, उसकी मुरीदी को हम उसको अहमियत देते हैं। सियासत को हम इतनी अहमियत नहीं देंगे जितनी अपनी मुरीदी को हम अहमियत देंगे पीर साहब की। अच्छा सर, अब लोग और गरीब आवाम लोग जो है वो सियासत से इतनी नफ़रत क्यों करने लगी है? इसकी क्या वजूहत है? दुनिया वही, सिस्टम वही, सियासत वही। पहले लोग सियासत को इबादत समझते थे, अब सियासत को एक नेगेटिव वर्ड के वो पर्सन के हिसाब से ले रहे हैं और उससे इतनी नफ़रत कर रहे हैं, तो इसकी वजूहत क्या है? मैं आपको अर्ज़ रखूं कि पहले सियासत में जो लीडर होता था, जो चंगामुर्स होता था, वो लोगों को बताता था कि बाबा ये बात है, ये बात है। जी सही। हाँ। अभी लोग हमें बताते हैं कि ये बात है, ये बात है, आपको पता ही नहीं है। हाँ। आपको सारी बात इस बात के आपको पता ही नहीं है कि क्या है, वो हमें सिखाते हैं। इतनी लोगों को अभी अवेयरनेस आ गई है, लोग वो अभी नहीं रहे हैं। अच्छा सर, इसमें दोष किसका है? क्या वक्त का है, आवाम का है या सियासतदान का है? हम लीडरों का है, सियासतदानों का है, जिन्होंने यहाँ तक आके पहुँचाया हमें। झूठ उन्होंने सिखाया, चिमचागिरी उन्होंने सिखाई, आगे पीछे होना उन्होंने सिखाया हमें कि कैसे आगे बढ़े। हमारे आँखों का देखा हाल है, जिनके पास कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था हमारे पास, यहाँ साइकिल भी नहीं थी उसके पास, अभी वो V8 पे घूम रहे हैं और हमारे जैसे लोग देख के हम शर्मा के चले जाते हैं। उस इज़्ज़त भी उसकी है। हमारे जैसे जो नवाब आदमी जो हैं वो उठ के बोलेंगे फलाना है, भागेंगे कि आप नहीं उसको जाके रिसीव करो, मैं जाके उसको जल्दी रिसीव करूं। सही। तो उसकी ज़्यादा अहमियत हो गई है। हमारे लोगों को ख़राब करने में, करप्ट करने में, जलील करने में, चोरी सिखाने में, झूठ बोलने में हम सियासतदानों का काम है। अच्छा सर, दूसरी बात ये कि जैसे आपकी शख्सियत है, क्योंकि इंसान के अंदर में एक और इंसान भी होता है जो हक सच का फैसला भी रखता है, जिसे हम कहते हैं एहसास। तो आज हमारी जो मैशत इतनी गिर चुकी है, हमारी गरीब आवाम इतने दुखों से गुजर रही है, कभी कोई ऐसा वाक़या आपके सामने आया जो आप स्टिल हो गए हो कि यार ये क्या हो रहा है ये इन गरीब आवाम के साथ, और आप चाहते हुए भी उसकी मदद ना कर सके हो? बिल्कुल, आप सही फरमा रहे हैं। ये तो मेरे पास तो रोज़ मेरे साथ ऐसे लोग आते हैं, मेरे पास आते हैं और मिलते हैं मेरे पास लोग। कुछ भी नहीं है लोगों के पास, दवाई के पैसे लोगों के पास नहीं है, दवाई तक नहीं है उनके पास, उनके बच्चों के लिए कपड़े नहीं हैं उनके पास, नंगे पाँव हैं, घर में कुछ भी नहीं है उनके पास। अफसोस होता है, हम क्या कर सकते हैं, हम तो कुछ भी नहीं कर सकते, क्या करेंगे। अच्छा सर, आपकी लाइफ का बड़ा एक
प्रोसीजर है, आपने टफ लाइफ भी गुजारी है, कामयाब लाइफ भी गुजारी है। तो इस पूरी लाइफ में कोई आपको ऐसा शख्स मिला जिसने दिन रात कोशिश की हो कि मेहनत मैं करूं और कामयाब माही खान हो जाए? कोई आपकी लाइफ का ऐसा शख्स जो पूरी लाइफ आपके लिए यादगार बन गया हो? ऐसा नहीं मेरे साथ हुआ है। ऐसा नहीं हुआ नहीं, है? मेरे साथ नहीं हुआ सर। अच्छा सर, ख्वाब देखते हैं? जी बिल्कुल देखते बिल्कुल हैं। देखते हैं जी। कोई ऐसा ख्वाब जो आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं कि या अल्लाह, बस आपने बहुत कुछ तो दिया है लेकिन ये मेरा आखिरी ख्वाब है, या अल्लाह मैं दुआ करता हूँ कि ये मेरा आखिरी ख्वाब पूरा हो जाए? मैं आपको अर्ज़ करूं, आप कहेंगे बड़ी बात करता है, सही। अपने लिए बड़ी बात कर रहा है। और मैं अल्लाह को गवाह हो कि मैं कह रहा हूँ कि मैं हर नमाज पे यही अर्ज़ करता हूँ अल्लाह को, या अल्लाह मुझे इज़्ज़त दे, या अल्लाह मुझे इज़्ज़त से चला, इज़्ज़त से चला। जो रिज़्क़ अल्लाह मुझे देना है इज़्ज़त से दो, मुझे ज़लील करके मुझे रिज़्क़ नहीं देना, मुझे किसी के दरवाजे पे भिखारी करके मुझे नहीं रखना। और बंडल ऑफ थैंक्स। मेहरबानी। क्या करें, हमें वक्त के साथ चलना होता है, हमारे प्रोग्राम का टाइम बिल्कुल पूरा होने जा रहा है। आपकी गुफ्तगू से हमें इतना लुत्फ़ अंदाज़ हो रहे थे से नाजरीन भी एंजॉय कर रहे होंगे, लेकिन क्या करें जो वक्त है वो कंप्लीट होने जा रहा है। लास्ट में सर आपकी तरफ से अपनी आवाम के लिए, अपने यंगस्टर लोगों के लिए, या अपने दोस्तों के लिए, या अपने हलके की आवाम के लिए कोई मैसेज देना चाहें तो आप मैसेज हमारे चैनल के थ्रू दे मैं सकते अपने हलके के लोग या नौजवान जो मेरे भाई हैं सबको ये मैं देना चाहता हूँ कि भाई मोहब्बत दिल में रखो, प्यार रखो, और लोगों के साथ झूठ नहीं बोलो, और हक और सच की बात करो। मेहरबानी करके हक और सच की बात करो। जब आपके पास कोई फ़ैसला आता है तो मेहरबानी करके उसमें आप फैसले में पार्टीबाजी नहीं करो कि मेरा ये वर्कर है या ये ये मुझे वोट दिलाता है, उसमें ऐसा नहीं करो। क्योंकि मैं सबको ये कहूँगा, मैं नौजवानों को ये कहूँगा कि मेहरबानी करके आप घबराएं नहीं, आप फ़िक्र नहीं करें, आप मेहनत करें, इंशाल्लाह अच्छे दिन आ जाएंगे इंशाल्लाह, और आप सब खुश रहेंगे इंशाल्लाह। मैं वो बात नहीं करना, आपको मायूसी वाली बात नहीं करना चाहता। अल्लाह बड़ा गनी है, बड़ा मेहरबान है, और बिल्कुल वो सुनेगा और इंशाल्लाह हमारी मदद करेगा। मैं नया शुक्रगुजार हूँ आप सब दोस्तों का। थैंक यू सर, थैंक यू। नाज़रीन, आज की जो पर्सनालिटी थी, इंसान शख्स से आगे बढ़कर शख्सियत बन जाता है। एक शादातपुर की एवरग्रीन पर्सनालिटी, एवरग्रीन शख्सियत जिसकी बातें आपने सुनी। क्या करें, वक्त और हमारा जो कॉम्बिनेशन होता है हम उससे आगे नहीं चल सकते। आज हमारे प्रोग्राम का टाइम बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। लास्ट में मुझे और आज की खूबसूरत पर्सनालिटी को एक खूबसूरत शेर के साथ दीजिएगा इजाज़त। कल का आज नहीं होता, हर पल भी राज नहीं होता, रहे सर पर हमेशा दुनिया में ऐसा कोई ताज नहीं होता। विश यू ऑल द बेस्ट। पाकिस्तान जिंदाबाद।